हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में न्यू वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया है, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारा सिलेबस जो है उसमें हमें मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैनिफेस्टेशंस एंड डिबेट्स के बारे में पढ़ना है। ये 3 मेन टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हो यहाँ पर, तो ग्लोबलाइजेशन पूरा ग्लोब है, ठीक है। तो पूरे ग्लोब पर चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक इंटरकनेक्टिवनेस, एक फ्लो, यानी कि पूरी दुनिया में एक फ्लो चल रहा है, जहाँ पर उस फ्लो के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं, आइडियाज़ जा रहे हैं, कैपिटल जा रहा है, पीपल जा रहे हैं, और जो ये कनेक्टिविटी है इसे हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इस कनेक्टिविटी में बहुत तेज़ी आई है। अब हमारी जोग्राफिकल जो दूरियां हैं उनके कोई मायने नहीं रख गए हैं। मैं इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका कॉल कर सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ इंटरनेट के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया एक छोटा सा विलेज बनती जा रही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का फ्लो है। ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, आइडियाज, कैपिटल, पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, अब हम यहाँ पे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, पैसे से रिलेटेड चीजें पूरी दुनिया में हो रही हैं, एक दूसरे को पैसा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है और उससे काम हो रहा है। पीपल, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा जा रहे हैं, वहां जाके बस जा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग चीजों का व्यापार हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही हैं। इंडिया के लोग कॉल सेंटर पे सर्विस देते हैं फॉरेन के कस्टमर्स को, ठीक है। तो हम फॉरेन लेक्चरर्स को सुनते हैं, हम यहीं पर बैठे बैठे विदेशी यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनसे सर्विस ले रहे होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से एक फ्लो है। ये आपको ढंग से याद रखना है। इसमें होता क्या है, मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, जिसे हम कह सकते हैं द क्रूशियल एलिमेंट इन द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ये एक इसका फंडामेंटल एलिमेंट है, जो हर ग्लोबलाइजेशन के हर एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। चाहे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएं, सर्विसेज हों या कैपिटल हों, वर्ल्ड वाइड एक इंटरकनेक्टेडनेस बनी हुई है, that is created and sustained as a consequences of these constant flows। ये constant flows रहते हैं पूरी दुनिया में, इसकी वजह से ये इंटरकनेक्शन बना रहता है। तो आई होप आपको मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है, डेफिनेशन है सिंपल। अब हम चलते हैं ग्लोबलाइजेशन के मैनिफेस्टेशंस पर, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो कौन कौन सी चीजों को प्रभावित करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम अक्सर ये समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब कि बाहर से कंपनियां इंडिया में आती हैं और यहाँ पर आकर के इंडिया के लोगों को जॉब देती हैं। ये ग्लोबलाइजेशन हम इकोनॉमिक समझ लेते हैं हमेशा। या फिर हम दूसरे देशों में जाते हैं और वहां पे बड़ी कंपनीज में जाके काम करते हैं। पर ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन आते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को हमेशा याद रखेंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक बट ऑल्सो पॉलिटिकल एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन, एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश्ड। और हमें इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिक्स पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अक्सर हम ये देख लेते हैं, हमें गलत फहमी हो जाती है कि जो
ग्लोबलाइजेशन है वो प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशंस पे ही चलती है, ठीक है। या फिर कई बार हमें सोचते हैं कल्चरल फेनोमेनाज होते हैं इसके अंदर। द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनइवन। अनइवन का यहाँ पर मतलब होता है, अनइवन मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है। तो अनइवन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पे अनइवन है। कुछ कंट्रीज पे ये बहुत बेहतरीन है, कुछ कंट्रीज पर ये बेकार है, ठीक है। कुछ कंट्रीज पे मोर देन अदर्स है, और कुछ कंट्रीज पे इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो वो हम देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ ऊपर हमने 3 मैनिफेस्टेशंस देखे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। सबसे पहले हम पॉलिटिकल की बात करेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ड्राइंग है आपके सामने, 2 पिक्चर मैंने लगाई हैं। ये ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। स्टेट STATE। अब आप ये समझेंगे ये स्टेट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला स्टेट है, ये स्टेट है जिसे हम गवर्नमेंट समझ सकते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि 11th में हमने पढ़ा था स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा इतना डीपली आपको समझाने के लिए, बट स्टेट यहाँ पर आप अभी समझेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो स्टेट की पावर कम हो जाती है या स्टेट की पावर बढ़ जाती है। हमारा पूरा ध्यान इसी डिबेट पे रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन के होने से स्टेट की पावर बढ़ती है या कम हो जाती है, गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत होती है या कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टेट की पावर होती है उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, फ्लो बढ़ता है चीज़ों का, तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी का मतलब है कि स्टेट की कैपेसिटी कम हो जाती है, ये कह रहा है। जो वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट मीन्स जो जनता के कल्याण करने के लिए बनाया जाता है। वेलफेयर स्टेट यहाँ पे फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो वो स्टेट जो वेलफेयरिक स्टेट है वो धीरे धीरे मिनिमलिस्टिक स्टेट बन जाता है। यहाँ पे इससे मतलब ये है कि जो स्टेट आपको फ्री एजुकेशन देता है, फ्री हेल्थ सर्विसेज देता है, ठीक है, वो स्टेट धीरे धीरे अपना ये काम छोड़ करके मिनिमलिस्टिक स्टेट बन जाता है और बस लॉ एंड ऑर्डर पे काम करता है। वो कहता है कि ये सारा एरिया हमने प्राइवेट कर दिया है जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें तो अभी पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। यहाँ अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बट उनकी क्वालिटी बहुत बेकार है, प्राइवेट्स बहुत अच्छे हैं उनके मुकाबले, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट की कैपेसिटी कम होती जा रही है और एक वेलफेयरिक स्टेट जो है वो धीरे धीरे एक मिनिमलिस्टिक स्टेट होता जा रहा है। उसकी पावर्स कम होती जा रही हैं, वो बस लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहता है, वो वेलफेयर कम करता जाता है, ठीक है। और इसमें हम बस इंडिया का एग्जाम्पल ले लेंगे, हम और भी कंट्रीज को देख सकते हैं। पर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेट कमज़ोर नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सपोज करो कि ग्लोबलाइजेशन के बेहतर होने में एक सबसे बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, टेक्नोलॉजी से फ़ोन आया, इंटरनेट आया, और उसके बाद जो स्टेट था वो इतना बड़ी पावर बन गई कि उसने आपके ऊपर सर्विलेंस रखना शुरू कर दिया, उसने हर एक नागरिक का डाटा रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि स्टेट मिनिमलिस्टिक हो चुका है, उसका काम कम हो चुका है, बट हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि स्टेट की पावर बढ़ चुकी है। स्टेट कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यू टू बी द अनचैलेंज्ड बेसिस ऑन द पॉलिटिकल कम्युनिटी। कि स्टेट एक ऐसी कम्युनिटी बन गया है, सरकार एक ऐसी पावर बन गई है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं सरकार की शक्तियां बढ़ी हैं, डेमोक्रेसी में कमी और उसकी बात हम नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि ये इसकी सरकार की शक्तियां, स्टेट की शक्तियां बढ़ाता है। अब जो नोट्स में लिखा गया है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन को इस आंसर के थ्रू हम लिख सकते हैं
और मैंने दोनों पर्सपेक्टिव्स को अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने अभी ऊपर समझाया उसी को मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। एट द मोस्ट सिंपल लेवल, globalization result as an erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do all over the world. The old welfare state मतलब जो स्टेट पहले जनता का कल्याण करता था, ठीक है, is now giving way to a more minimalistic state. अब उसका काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। that perform certain core functions such as maintain law and order एंड सिक्योरिटी। अब जो स्टेट पहले वेलफेयर किया करता था जनता का, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है और देश की सिक्योरिटी देख रहा है। वेलफेयर का काम अब वो कम करता जा रहा है। ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट है हमारे स्टेट के ऊपर, ठीक है। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड leads to a reduction in the capacity of government to take decision on their own. जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज आती जा रही हैं, ठीक है, वो कंपनीज मजबूर कर रही हैं सरकार को कि वो अपने लेवल पे बड़े डिसीजन ना लें। अब जैसे हम अपने देश में देख लेते हैं कि हमारे देश में जो नेटवर्किंग कंपनीज है, जितनी भी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज हैं, उनका सबका एक नेटवर्क जो है वो बड़ा बेहतरीन नेटवर्क है, बहुत अच्छा नेटवर्क आता है। एयरटेल का, जियो का, ये सारे प्राइवेट हैं। और अगर हम अपना MTNL देख लें, हिंदुस्तान का सरकारी, BSNL देख लें, उसका नेटवर्क बहुत बेकार है। तो ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि उससे जो अब हम दूसरे कलर पे आ गए हैं यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन से स्टेट की पावर बढ़ी भी है, ठीक है। वहाँ पे स्टेट का रोल कम हुआ है, स्टेट काम कम कर रहा है ऊपर, जो हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट की पावर कैसे बढ़ी है। तो द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यू टू बी अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, वो किसी पर भी वॉच रख सकता है, वो किसी को भी सर्विलेंस पे रख सकता है। अगर मैं कुछ कर दूं तो मेरा फोन टैप होना शुरू हो सकता है, आपका भी हो सकता है, ठीक है। और as a consequence of globalization, with enhanced technologies available at the disposal of the state to collect information about its citizen, with this information the state is better able to rule, not less able, ठीक है। अगर उसके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं, तो अगर हम सरकार की क्रिटिसिज्म करना चाहेंगे या सरकार के खिलाफ कोई खड़ा होना चाहेगा तो सरकार उसे भी दबा सकती है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी भी सरकार को बहुत मजबूत बना रही है ग्लोबलाइजेशन से। जो हमारे स्टेट हैं वो ज़्यादा पावरफुल बने, उन्हें चैलेंज करना आसान नहीं है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल भी इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमिक भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें ये देखना है कि कैसे हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे यहाँ पर। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है जो ग्लोबलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज में इकोनॉमी से रिलेटेड जो फ्लो चलता है उसे हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक IMF और WTO डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तय करती है, जो ये निर्धारित करती है, जो ये डिटरमाइन करती हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी चलेगी पूरी दुनिया में। पर हमें याद रखना चाहिए कि बस यही लोग नहीं है जो देश में पूरी दुनिया में बिजनेस चला सकते हैं। उसके अलावा क्या करती है कंट्रीज? ट्रेड इन कमोडिटीज, ठीक है, माल में एक्सचेंज करके ट्रेड कर लेती हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस रेस्ट्रिक्शन द इम्पोज रिड्यूस करती है रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करने वाली चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन रिड्यूस होने लगी है अब। पहले क्या होता था कि बहुत सारी कंट्रीज अपनी कंट्री में किसी चीज़ को आने नहीं देती थी, आती थी तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए रखती थी, ठीक है। तो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स के लिए अब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज जो की गई थी अब रिड्यूस की गई हैं। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि इस इकोनॉमिक
ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। तो क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले नेगेटिव बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से मिला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस हैज जनरेट अ डिफरेंट आउटकम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि एक ही फॉर्मूला पूरी दुनिया पे लगाया जाए तो उसके अलग अलग आउटकम्स अलग अलग कंट्रीज में निकल करके आते हैं। ठीक है, जैसे एक अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर लें, प्राइवेटाइजेशन हम किसी कंट्री के अंदर करते हैं, सपोज करो हम पूरी दुनिया के देशों के अंदर प्राइवेटाइजेशन करना है, तो प्राइवेटाइजेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो डेवलप्ड हैं, जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जो पहले से अमीर है, पर जो गरीब कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग है, जो अभी अपना डेवलपमेंट कर रही हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनके लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत खराब चीज है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाए। जैसे आपके देश में रेलवे है, उसे प्राइवेट कर दिया जाए, आपके देश में माइंस खोदने वाली जो एजेंसीज है उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए, आपके देश में एयरवेज है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाए, हेल्थ, स्कूल, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला पूरी दुनिया पे लगाया जाता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आएंगे हर किसी कंट्री से। तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ की, उन्हें अपने देश में सोशल जस्टिस को लेकर के बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज में, इन गरीब कंट्रीज में सोशल जस्टिस को लेकर के क्या समस्या आ सकती है। इसमें एक बड़ी समस्या ये आ सकती है कि सपोज करो कि ग्लोबलाइजेशन होता है किसी कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है और उस कंट्री को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता है। तो अगर वो कंट्री अपने स्कूल एंड हॉस्पिटल्स को प्राइवेट कर देती है तो उसमें जो रिच लोग हैं उनको तो फायदा होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उनके लिए ये एक कठिन सवाल हो जाता है, उनके लिए ये जीवन मरने का विषय हो जाता है, क्योंकि ना तो उनके बच्चे पढ़ पाएंगे अच्छे स्कूल में बगैर प्राइवेट स्कूल्स में, और प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो इलाज भी नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये सोशल जस्टिस की समस्या इन डेवलपिंग कंट्रीज में निकल करके सामने आती है, जिसे हम कहते हैं दे पॉइंट आउट दैट इट इज लाइकली टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन व्हाइल improvising those who were dependent on the government for jobs and welfare, education, health, sanitation। ठीक है, तो जो स्मॉल सेक्शन है सोसाइटी का, जो अमीर लोग हैं, उनको तो फायदा होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से हमारी जैसी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, पर जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, जो डिपेंडेंट है सरकार के ऊपर एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, सैनिटेशन को लेकर के, उनके साथ सोशल जस्टिस नहीं हो पाता। चलो आगे हम देखते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं फिर इससे बचने के लिए? तो वो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं इसके लिए? सोशल सेफ्टी नेट्स बनाती हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स का यहाँ पर यह मतलब है, दे हैव एम्फसाइज्ड द नीड टू एंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड और क्रिएट सोशल सेफ्टी नेट्स। जैसे सपोज करो कि अगर कोई इंडिया अपनी सारी मार्केट खोल देता है और कोई बाहर की कंट्री, हमें सपोज करो हमें एक पेन चाहिए, ये पेन इंडिया 10 रुपये में बनाता है और एक बाहर की कंट्री इसे 5 रुपये में बना करके बेच देती है, तो जो इंडिया की पब्लिक है वो 5 रुपये वाला पेन ले लेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी कंट्री का जो लोकल डोमेस्टिक वो है इंडस्ट्रीज हैं उनको घाटा होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सोशल सेफ्टी नेट बनाएंगे और हम कहेंगे कि आप अगर बेचना है आपको अपना 5 रुपये का पेन, वो 10 रुपये में आके बेचो, हम 5 रुपये इस पर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो सोशल सेफ्टी नेट्स का मतलब ये होता है बेसिकली टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन दोज हु आर इकोनॉमिकली वीक। जो हमारे देश के अंदर इकोनॉमिकली वीक लोग हैं उनको बचाने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे वो लोग हों, उनको बचाने के लिए हम सोशल सेफ्टी नेट्स बनाते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम 1 मार्कर पिछली बार सीबीएसई के एग्जाम्पल उसमें आया था, सैंपल पेपर में आया था, सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये सेम टू सेम क्वेश्चन, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, ये आपके आ सकता है। सम इकोनॉमिस्ट हैव डिस्क्राइब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक छोटी सी लाइन है बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज है वो रीकोलोनाइजेशन है। रीकोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था, जब एक डेवलप्ड कंट्री एक पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री को सब्जुगेट कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है, उस पर राज करना शुरू कर देती है, ठीक है, उसके रिसोर्सिस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है, उसे हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन, ठीक है। तो ये जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम ब्रिटेन के कॉलोनी थी इंडिया, और वो कोलोनाइजेशन का पीरियड था जब ब्रिटेन हमारे रिसोर्सिस को एक्सप्लॉइट करता था और उस एक्सप्लॉइटेशन से वो खुद अमीर बना है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये जो बड़े और अमीर देश हैं इन्हीं की दोबारा से चाल है, ये रीकोलोनाइजेशन का तरीका है, ये दोबारा हमें आकर के लूटना चाहते हैं हमारी कंट्रीज से में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जो पैरवी करने वाले लोग हैं, जो एडवोकेट करते हैं, जो कहते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर देयर इज डीरेगुलेशंस। ये कहते हैं कि भैया ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी आपको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से। ये पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है, वेल बीइंग बनते हैं लोग। धीरे धीरे क्या होता है कि सबके पास मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आ जाता है, लोगों के पास वेल्थ बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट, दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड। और जब इकोनॉमी काम करती है अपनी फुल स्केल पर तो इससे पूरे वर्ल्ड को फायदा होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनवाइटेबल एंड इट इज नॉट वाइज टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री। ये कहते हैं कि भैया ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं है, ये बल्कि हिस्टोरिकली तरीके से चला आ रहा है, ठीक है। और ये एक इनवाइटेबल प्रोसेस है, आप इसे रोक नहीं सकते, ये होगा और इसे होने देना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक कार्टून देख लेते हैं जो हमारी बुक के अंदर प्रोवाइड किया गया है। इस कार्टून को अगर आप ध्यान से देखें, कार्टून में फर्स्ट देखते हैं, पहले यस्टरडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मदर है जो कह रही है फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग, जो भूख से मर रहे हैं, अपना डिनर खत्म कर लो, क्योंकि इंडिया और चाइना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। और आज की वो बात करती है, आज की जो मदर है वो कहती है फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन द चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब। कहती है कि अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए, इंडिया और चाइना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी जॉब खा जाएंगे। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत गरीब थी, भूख से मर रही थी, पर जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका ये इफेक्ट भी पड़ता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर पुअर कंट्री के लोग या डेवलपिंग कंट्रीज के लोग जा करके जॉब ले लेते हैं, क्योंकि वो कम पैसों में भी काम कर लेते हैं और ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं। इट शोज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द फ्लो ऑफ पीपल टू अदर कंट्रीज में टेक अवे द जॉब्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्रीज, ठीक है। बेसिकली द मॉम एंड चाइल्ड आर शोन एज यूएस सिटीजन्स। द कार्टून कमेंट्स ऑन द चेंजिंग सिनेरियो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप आपको कार्टून तो बिल्कुल समझ में ही आ गया होगा। इसको आंसर किस तरीके से करना है आप ये देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। अब कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी कमाल की चीज़ है कि आपके ग्लोबलाइजेशन से आपके कल्चर पे क्या असर पड़ा है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है। तो सबसे पहले
एक असर पड़ता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन का। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन से कंपैरिजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का कल्चर प्रमोट किया जाए, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया में प्रमोट हो रहा है, और वेस्टर्न में भी अमेरिकन कल्चर प्रमोट हो रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया बर्गर पिज्ज़ा जीन्स पहन रही है, और वो उसी तरीके का कल्चर इंग्लिश बोल रही है, और उसी तरीके का कल्चर पूरी दुनिया में प्रमोट हो रहा है। इसे हम बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। पूरी दुनिया में वन टाइम ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर बनता जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको कुछ सोशोलॉजिस्ट इस तरीके से बोलते हैं, ये मैकडोनलाइजेशन है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। कि दुनिया में मैकडोनलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि एक ही तरह की मार्केट डेवलप की जा रही है, एक ही तरह का कल्चर डेवलप किया जा रहा है, जो कि अमेरिकन डोमिनेंट कल्चर है, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके कल्चर डोमिनेट होता है, और वहाँ का जो पूरा सिनेरियो है, वहाँ का जो पूरा कल्चर है, वो आपके अकॉर्डिंग रन होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी कंट्री में अगर मैकडोनल्ड आता है तो क्या हम गोलगप्पे खाने छोड़ देते हैं, या हम वड़ा पाव खाना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन की, और ये प्रोसेस कई सौ सालों से चल रहा है, ठीक है। तो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन ये कहता है कि हमारे पास जो खादी का कुर्ता है, उससे भी तो अमेरिका के लोग जीन्स के ऊपर पहनते हैं, ठीक है। इंडिया की बहुत सारी कुजीन्स है जिसे वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत पसंद किया जाता है खाने के तौर पे, ठीक है। हमारे डांस, हमारा म्यूजिक, उसे भी बहुत प्रेज किया जाता है। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहता है कि ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, it will create a mixed type of culture. Fundamentally it is both ways of cultural exchange. ये एक तरीके का कल्चर दूसरे तरीके के कल्चर के साथ जब मिक्स हो जाता है, जब आप मैकडोनल्ड में बर्गर खाते हैं तो उसके अंदर वो जो आलू पैटी डालता है वो इंडिया का इन्वेंशन है, ठीक है। और उस आलू की पैटी जब हम खाते हैं तो वो इंडियनाइजेशन कर देता है उस चीज को, जिससे कि दो कल्चर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहता है कि ये एक मिक्सिंग ऑफ कल्चर है, जिससे जो डिफरेंस ऑफ कल्चर थे वो एक तरीके से डिस्टिंक्टिव हो चुके हैं, और एक नया टाइप ऑफ कल्चर डेवलप हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कुर्ते और जीन्स का एक एग्जांपल दिया। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में हम ये दो तरीके से देखेंगे इसे, और इसमें एग्जांपल आप दुनिया भर के ले सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।